मैं तो कहूंगा साहब, आप जो बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं जनरल जेडी बख्शी साहब, अगर आप असली बाप की औलाद हैं, अगर आपका असली खून है, तो मैं आपसे अपील करता हूं, आपको जो ना उस वेश्या जैसी लेडीज को कुछ न कुछ कहना चाहिए। अगर आपके मुंह से अगर कुछ नहीं निकला तो मैं यही कहूंगा कि आपका खून असली हो ही नहीं सकता, आप एक सच्चे सैनिक हो ही नहीं सकते, आप फालतू के जो ना दलाल हो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की औकात सपोर्ट करती है और आप उसके खिलाफ आपकी बोलने की औकात नहीं है। चैलेंज करते हैं कि आप दोबारा अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो आपके मुंह के ऊपर काली पोतने सुबेदार चौहान आएगा, आपकी औकात और रोक के दिखा देना। रास्ते में श्री राम 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 करके ये कहीं न कहीं मेरे प्यारे देशवासियों को श्री राम के नाम पर ठग रहे हैं। ऐसे दो कोड़ी के आदमी संजय निषाद जैसे, मुझे तो लगता नहीं ये एक बाप की औलाद होगा, हो ही नहीं सकता एक बाप की औलाद। ऐसे गंदे खून की पैदाइश को आप लोग निकाल के फेंकिए। ये बहुत गंदा, इसने एक चरित्र के ऊपर दाग लगाया। ये श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं दोगले चरित्र के है बीजेपी भी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आपके अंदर भी अगर असली खून होगा मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, आग लगा लो। आप देखिए, और ऐसी वैश्या जैसी एक औरत को और आज बीजेपी पद्मश्री से अवार्ड दे रही है। उनको क्या पता था एक 2 कोड़ी की तुम जो पैदा कर रहे हो लड़की, ये जाकर के ठुमके मारने वाली और एक वैश्या का काम करने वाली जो है, इस प्रकार के उन शहीदों को इतना अपमानित करेगी। और हम यकीन दिलाते हैं अपने प्यारे वतनवासियों को, आज मेरा देश बारूद के ढेर पर खड़ा है साहब, मेरा देश बारूद के ढेर पर है। थोड़ी सी चिंगारी लगेगी, इस देश के अंदर कत्लेआम हो जाएगा। इस देश का एक हरामजादा नेता नहीं मरेगा। मेरे देश के अंदर मेरे आम आदमी, मेरे भाई, वो कट के मर जाएंगे। इस देश को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया इन गद्दारों ने, भाई से भाई का दुश्मन बना दिया। ऐसे ही अखंड भारत बनेगा मेरा। देखिए सर, हम लोग सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होता। जब हम सीमाओं पे होते हैं तो वहाँ पर एक मोर्चे पे मेरा हिंदू सिपाही होता है, एक मोर्चे पे मेरा मुसलमान सिपाही होता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, आज जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे देश की सरकार चल रही है, इन्होंने इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया कि हमारी छाती भर चुकी है। कहीं न कहीं एक बदलाव ये देश मांग रहा है। इस मिट्टी पे ही हमारे मुसलमान भाई रहेंगे, इसी पे हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई रहेंगे। लेकिन जो एक नफरतों की इन्होंने चिंगारी लगाई है, इसको हम सब बुझा के ही हम दम लेंगे। फौजी हैं, अल्ताफ का जो मैटर जो मुझे सामने आया है और मुझे पता चला है कि जिस प्रकार से 2-2.5 फीट की ऊंचाई पर एक नलके का जो है टैप था, उसको ऊपर कोई बंदा 6 फुट का कोई बच्चा का कोई फांसी खा सकता है। तो कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। इस वर्तमान सरकार को अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए तो इसको डूब के मर जाना चाहिए। ये देश पूरे इन वीरों का देश है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर के देश की आज़ादी की जंग लड़ी थी। दूसरा सर, मैं सवाल करना चाहता हूं कि राम को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया गया है। संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा से अलायंस, उन्होंने कहा कि जो है श्री राम जो अपने दशरथ की औलादी नहीं, अपने बाप का औलादी नहीं, इस तरह की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं सर, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत पीड़ा की बात है साहब। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो इस देश के आइकन थे, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे 2 कोड़ी के आदमी संजय निषाद जैसे, मुझे तो लगता नहीं ये एक बाप की औलाद होगा, हो ही नहीं सकता एक बाप की औलाद। जो कि मैं निषाद कौम के खिलाफ नहीं हूँ, निषाद कौम जो है मर्द कौम है और उन्होंने श्री राम का जो है पूरा सहयोग दिया था, कंधे से कंधा मिला के उनकी नैया केवट जो है उसका साथ दिया था। लेकिन आज उसी समाज के अंदर एक कीड़ा, एक जो है ऐसा वैसा जो टाइप का जो है व्यक्ति पैदा हो गया, क्योंकि पूरे समाज को जो कलंकित कर रहा है। मैं तो अपने निषाद भाई हैं जितने भी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गंदे खून की पैदाइश को आप लोग निकाल के फेंकिए। ये बहुत गंदा, इसने एक चरित्र के ऊपर दाग लगाया इन अपने निषाद भाइयों के ऊपर। मैं अपील करूंगा अपने निषाद भाइयों से, हे मेरे प्यारे वीरों, सोचना है इस संजय निषाद जैसे कीड़े को अपनी उसके से निकाल के फेंकिए। ये आपकी बिरादरी को कलंकित करेगा नहीं तो। लेकिन सर, नरेंद्र मोदी जो लगातार श्री राम पर राजनीति करते आए हैं, चंदा अयोध्या मामला हो, श्री राम जी की जन्मभूमि का मामला हो, उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। जबकि अलायंस में निषाद पार्टी और भाजपा एक साथ जुड़कर जो है यूपी में चुनाव भी लड़ रही है, अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि नरेंद्र मोदी ने उनको कहा इस तरह का बयान देने के लिए? देखिए, मैं अपने पूरे सभी देशवासियों से अपील करूंगा, जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन आज श्री राम कौशल्या माता के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी करी है, वो संजय निषाद, उसकी निषाद पार्टी, उस निषाद पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी की अलायंस है, इनके मुंह में दही जम गई है क्या? उस व्यक्ति को अगर ये
अपने साथ अलायंस करते हैं, तो मैं पूरे देश के मेरे उन वीरों से, उन अपने हिंदुओं से अपील करूंगा, हे मेरे प्यारे वीरों, आप सच्चे खून के नहीं हैं। अगर आपने इस संजय निषाद को और भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन्होंने उसको पर एक्शन लेकर के अपनी पार्टी के से बाहर नहीं निकाला, तो आप मान लीजिए ये श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं दोगले चरित्र के हैं। बीजेपी भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये कहीं न कहीं मेरे प्यारे देशवासियों को श्री राम के नाम पर ठग रहे हैं। तो आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है मेरे प्यारे देशवासियों। ये बहुत बड़े कालनेमी राक्षस हैं। जैसे राक्षस था, और जब हमारे हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में श्री राम 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 करके वो ठग जो है उसको ठगने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह लेट हो जाए। आज ये जो है श्री राम का नाम का चोला पहन करके डुप्लीकेट राम भक्त आज सत्ता में बैठे हैं साहब। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोगों को पहचानने की जरूरत है साहब। कैसे बचाएंगे सर देश को? आप तो फौजी हैं, सरहद पर बहुत जाने दिए हैं, आपने तो देखा भी, गोली भी चलाई होंगी, लेकिन आपके पीठ पीछे हिंदुस्तान में लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान डूब रहा है। आप बॉर्डर पे देश को बचाएंगे या कैसे बचाएंगे? जो लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं राइट्स में, कम्युनल राइट्स में, अल्ताफ हो गया, अभी त्रिपुरा में राइट्स दंगा, तमाम लोग मर रहे हैं, उसको कैसे बचाओगे सर? देखिए, जब वक्त आ जाता है, हर चीज़ का एक समय होता है। जब बोलते हैं ना पाप का गड्ढा भर जाता है तो वो फूटता ही फूटता है। अब इन नेताओं का पाप का गड्ढा भर चुका है। मैं गारंटी से कहता हूँ साहब, जब हम नादान उम्र में सेना में जाते हैं, वहाँ पर 18 से 21 साल जब हमारी आयु होती है, पढ़ते लिखते हमारी 18 से 21 साल आयु हो जाती है, हमें किसी प्रकार का कोई, हमारे मनों में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, जाति का, धर्म का, मजहब का। हम 30-30 साल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, गोलियां खाते हैं। लेकिन जब हम जिस समाज को छोड़ के गए थे, 30 साल 35 साल बाद में जब अपने वतन में लौटते हैं, तो अब आके देखते हैं कि मेरे देश का जो भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, वो नहीं बचा। हमारी छाती में सब आग लगी पड़ी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इन हरामखोर नेताओं ने इस देश का भाईचारा खा लिया। और हम यकीन दिलाते हैं अपने प्यारे वतनवासियों को, आज मेरा देश बारूद के ढेर पर खड़ा है साहब, मेरा देश बारूद के ढेर पर है। छोटी सी चिंगारी लगेगी, इस देश के अंदर कत्लेआम हो जाएगा। इस देश का एक हरामजादा नेता नहीं मरेगा। मेरे देश के अंदर मेरे आम आदमी, मेरे भाई, वो कट के मर जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे मेरे प्यारे देशवासियों, इन गद्दारों को, इन नीच नेताओं को पहचानना है, और इस प्यारे वतन को, जो हमारे देश के अंदर जो अमन चैनों से जो ये रहा है, आज उसी मुकाम पर हमें लेके जाना है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, ये फौजी भाई, ये आपका फौजी बेटा आपसे अपील करता है, ये वतन, ये उन वीरों का सपना है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों के जो है दान दे दिए। 22-22 साल के उन नौजवान बच्चों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उन शहीदों के सपनों का भार ये आपके फौजी भाई, जहां पर सारी फौजी भाई उसको लेकर के आएंगे, जहां पर सारी व्यवस्थाएं फैल हो जाती हैं इस देश के अंदर। याद करिए, जहां पर भूकंप हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे उसमें भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आगजनी हो, या कोई अन्य टेररिस्ट एक्ट घटना हो जाए, और जहां पर सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, वहां पर सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो हमारी देश की सेना है। और जब मेरे देश की सेना वहां पर मोर्चा संभाल लेती है उस आपदा के अंदर, तो पूरा देश संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरे फौजी भाई आगे जरूर इस आपदा से जो है निजात दिलाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने फौजी भाइयों पर, अपने फौजी वीरों पर आप विश्वास करिए। आ चुके हैं मैदानी जंग में, ये आपके फौजी बेटे, आपके फौजी भाई। फौजी कभी देश का सिर नहीं झुकने देता, ये फौजी कभी देश का अपमान नहीं होने देता। अब वक्त आ चुका है, हमारी कोई औकात नहीं थी, कि हमारे मन में कभी नेता बनने की कोई शौक नहीं था, और ना ही कभी ऐसा सोचा था। लेकिन ये माँ भारती हमें पुकार रही है, ये माँ भारती आज लाला हित है, उसने हमें पुकारा है, मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, आइए मुझे बचाइए इन राक्षस रूपी और भस्मासुरी रूपी नेताओं से। सर, कंगना रनौत ने जो है एक बयान दिया है कि 1947 जो है वो आज़ादी भीख में मांगी गई है। असली आज़ादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद मिली है। सर, उसको कैसे देख रहे हो? आपकी बलिदान तो खाली हो गई, आप फालतू में बॉर्डर पर जान दे रहे थे। सर भाई साहब, बड़ी पीड़ा है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। मतलब आप पूरा देश उन वीरों को आज भी जो है टी शर्ट पहन के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान, हमारे और आज़ादी के क्रांतिवीर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे वीरों का बलिदान आज उस 2 कौड़ी की कंगना रनौत ने उसको ऐसे बोल दिया। मैं तो कहता हूं, मैं उस माता पिता को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका क्या दोष है उस माता पिता का जिसकी कोख से ऐसी वैश्या जैसी कोई लड़की पैदा हुई। उनका कोई दोष नहीं है। उनको क्या पता था एक 2 कौड़ी की तुम जो पैदा कर रहे हो लड़की, ये जा करके ठुमके मारने वाली और एक वैश्या का काम करने वाली जो है, इस प्रकार के उन शहीदों को इतना अपमानित करेगी।
मैं पूरे देश के अपने उन सैनिकों से कहता हूं जो सर्विस में खड़े हुए हैं, आपके अंदर भी अगर असली खून होगा मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, आग लगा लो। आप देखिए, और ऐसी वैश्या जैसी एक औरत को और आज बीजेपी पद्मश्री से अवार्ड दे रही है? और बीजेपी के मुंह में आज दही जम गई। मैं तो ये भी कहूंगा हमारे अपने जनरल जेडी बख्शी साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने अधिकारियों का। जनरल जेडी बख्शी के जब मुंह से मैं सुनता था कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, भीख में नहीं मिली, उन वीरों को आईएनए फौज का भी जिक्र करते हैं। मैं तो कहूंगा साहब, आप जो बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं जनरल जेडी बख्शी साहब, अगर आप असली बाप की औलाद हैं, अगर आपका असली खून है, तो मैं आपसे अपील करता हूं, आपको जो ना उस वैश्या जैसी लेडीज को कुछ ना कुछ कहना चाहिए। अगर आपके मुंह से अगर कुछ नहीं निकला तो मैं यही कहूंगा कि आपका खून असली हो ही नहीं सकता, आप एक सच्चे सैनिक हो ही नहीं सकते, आप फालतू के जो ना दलाल हो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की औकात सपोर्ट करती है और आप उसके खिलाफ आपकी बोलने की औकात नहीं है। आज ये फौजी भाई बोल रहे हैं, आज के बाद अगर आपको कोई मुझे वीडियो मिला मैं आपको जरूर सलूट करने आऊंगा। अगर आपने नहीं कहा तो आपको भी हम ये बताते थे, चैलेंज करते हैं कि आप दोबारा अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो आपके मुंह के ऊपर कालिक पोतने सुबेदार चौहान आएगा, आपकी औकात रोक के दिखा देना। मोदी, नरेंद्र मोदी और तमाम जो लोग हैं सर, जो लगातार ऐसे लोगों को पद्मश्री दे रहा है और तमाम ऐसी चीज, तो लोग कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने का एक ये मौका है, जो ज्यादा बोलेगा, जो मुसलमानों का कत्ल करेगा, जो दलितों के बारे में बोलेगा, उसको जो है पद्मश्री दिया जाएगा। एक ऐसा ट्रेंड चल गया, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल यही है। देखिए, मैं महाभारत में उनका नाम तो नहीं पता मेरे को, कोई एक ऐसा योद्धा था कि वो देखता था कि जो सेना कमजोर पड़ती थी उसी की तरफ से लड़ाई लड़ता था, नाम मुझे पता नहीं, माइंड में नहीं आ रहा अभी। ऐसा हम फौजी आदमी साहब, हम इस देश में अन्याय नहीं होने देंगे, हम इस देश के अंदर अन्याय नहीं होने देंगे। इस देश का हर वासी मेरी जान है, मेरा देश का प्यारा वतन है, क्योंकि सैनिक के लिए कोई जात धर्म नहीं होती साहब, सैनिक तो देश के लिए शहीद होता है, सैनिक किसी जात धर्म के लिए होता। अब हम आ चुके हैं मैदान में, हमें पूरा यकीन है कि ये पूरा देश इन सैनिक भाइयों को अपने दिल से लगाएगा, और हम यकीन दिलाते हैं जैसे एक न्याय संगत होता है ना, एक घर में एक माता होती है और अगर उसके 4 बच्चे हैं तो सभी को बराबर नजर से देखती है, अगर वो बराबर नजर से नहीं करती, उनके साथ न्याय नहीं करती, तो माता कहलाने लायक नहीं है। आज इस देश के नेता हैं, ये न्याय संगत नहीं साहब, इनके अंदर ये जाति फलाना दिख रहा है, सब ऐसा नहीं है। इस देश का एक एक व्यक्ति मेरा प्यारा वतन है, ये धरती बंगले पहाड़ थोड़ी वतन है। अरे वतन तो यहाँ के प्यारे 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 मेरे देशवासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है, और इस वतन को हम टूटने नहीं देंगे। हम चैलेंज करते हैं नेताओं को, हरामखोरों को, तुम्हारी औकात हो तो रोक के दिखा देना, इस वतन का एक एक व्यक्ति अनमोल है। हाँ, इतना भी कहेंगे, यदि इस देश के अंदर सारे मुसलमान खराब नहीं है, कुछ लोग भ्रमित हैं, उन भ्रमित लोगों ने यदि इस देश की मुर्दाबाद करी तो उनको मुर्दा करने में हम देर नहीं लगाएंगे। हम मोदी जैसे कायर नहीं है, देश की मुर्दाबाद नहीं होने देंगे साहब। देश का चाहे हिंदू करे चाहे कोई मुसलमान करे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन देश की मुर्दाबाद, क्योंकि हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। देश की कोई मुर्दाबाद करेगा तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करते हैं साहब। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि इस देश के अंदर हम देखेंगे हम शासन क्या होता है। एक सैनिक, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए साहब, हमारे देश में कहते हैं कि गोल्ड मेडल नहीं आए। अभी हम परसों एक किसी टूर्नामेंट में गए थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी सोहना डिस्ट्रिक्ट में, गुड़गांव में, वहां गए, वहां देखा 440 वैकेंसी है स्पोर्ट्स टीचर की, और टोटल 440 वैकेंसी के अंदर से टोटल 46 जो है वहां पर अभी फिलहाल जो टीचर हैं, 400 लगभग 400 से मोर देन 400 वहां टीचर ही नहीं अपॉइंटमेंट है। जब हमारे प्लेयर कहां से पैदा होते हैं, गांव देहात से, ग्रास रूट से आते हैं, और जब उन बच्चों को टीचर ही नहीं मिलेंगे तो आप बताइए क्या हमारे देश का स्तर होगा। टोटली इस देश की 12 लाख सेना है, 12 लाख। मैं अपनी सेना पर गर्व करता हूं, महसूस करता हूं। 12 लाख सेना के अंदर से एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर दिया 12 लाख सेना ने। सलाम करता हूं अपनी सेना को, और मुझे गर्व है मैं उस सेना का हिस्सा रहा हूं। लेकिन ये हरामखोर, ये देश के नेता 135 करोड़ जनसंख्या में से एक गोल्ड मेडलिस्ट पैदा नहीं कर पाए। कहीं न कहीं मेरे प्यारे देशवासियों को, मेरे देश के खिलाड़ियों को ये सोचने की जरूरत है। जब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, आप उस प्रकार का उनके अंदर सुविधाएं, उनके मैदान, सारी चीजें अगर देंगे तो इस देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं साहब। आप कोशिश तो करके देखिए। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने लेवल में जितनी भी पूरे देश में जाएंगे, और जगह जगह से हम अभी अपने संगठन बना चुके हैं, और अपने जितने देश के जो पोटेंशियल फुल बच्चे हैं, वो जिस फील्ड का उसे वो इंटरेस्ट होगा, उसी फील्ड में हम उसके ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। देव जी, हमारे देश के अंदर बहुत सुंदर सा एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। मैं देखता हूँ जहाँ ऑफिस में जाओ, एक हमारे भारत का मानचित्र जो है
उसके साइड में बर्मा, म्यांमार जो आदि आदि कंट्री हैं उसका नक्शा भी जोड़ रखा है। आपके लेफ्ट साइड में, हमारे इंडिया के लेफ्ट साइड में जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे जोड़ करके एक बड़ा सा सुंदर नक्शा, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बहुत खुशी लगती है मुझे। उसमें बढ़िया से कलर करवा रखा है, गेरुआ कलर, तो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है। ये बात तो करते हैं पूरे जोड़ने की, अगर इन कंट्रियों को जोड़ेंगे पूरा तभी तो अखंड भारत बनेगा। और बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा साहब, ये गद्दार इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। तरह तरह की सेनाएं बन रही है, सेना तो इस देश की एक ही है ना, कहीं भीम आर्मी, कहीं हमारी करनी सेना, कहीं जाट सेना, कहीं ब्राह्मण सेना, कहीं मुस्लिम सेना। इस देश के अंदर आप मुझे बताइए हो क्या रहा है? देश काम करते हैं देश को तोड़ने का और सपना दिखा रहे हैं देश को जोड़ने का, अखंड भारत की बात करते हैं। हे दोगले लोगों, ये वक्त आ चुका है, ये सब तुमको पूरे देश के लोग पहचान चुके हैं। देश अखंड भारत कैसे बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखंड भारत तो जोड़ने से बनेगा ना साहब। इस देश को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया इन गद्दारों ने, भाई से भाई का दुश्मन बना दिया, ऐसे ही अखंड भारत बनेगा मेरा। इसलिए मैं आप देशवासियों से अपील करता हूं, प्यारे देशवासियों, पहचानो इन काल रूपी कालनेमी राक्षसों को, इन गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ये झूठा पाखंड करके अखंड भारत को दिखा रहे हैं, ये टोटली जो है। अब इन लोगों को यहां से नेता भगाओ और फौजी लाओ वाली भाई भाषा कर लो मेरे दोस्तों, प्यारे वतनवासियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।